नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जो तनातनी है, उस गतिरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं। विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से दो टूक कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए। पंजाब और तमिलनाडु सरकारों की इस शिकायत पर कि उनके राज्यपाल विधानसभा में पारित हुए बिलों को मंजूरी नहीं देते, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यपालों को आड़े हाथों लिया। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित विधानसभा में पारित बिलों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में पारित इन बिलों को पारित करने में देरी मत कीजिए, ये बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, राज्यपाल ये कैसे कह सकता है, और पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं। क्या हम संसदीय लोकतंत्र बने रहेंगे? पंजाब के राज्यपाल ने 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले 3 मनी बिल को मंजूरी नहीं दी। चूंकि मनी बिल सदन में लाने से पहले राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए 2 दिन के सत्र को 20 अक्टूबर को भंग करना पड़ा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के सत्ता संभालने के बाद से ही राज्यपाल के साथ कई मुद्दों पर ठनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को न सिर्फ पंजाब में राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली में भी, जहां उप राज्यपाल के साथ भी उसके रिश्ते तल्ख रहे हैं। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं उन्होंने हराता जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ऐ कहता होगा तो मेरा जो सत्कार मेरे मन च उन्होंने प्रति है वो उन्ना ही रहूगा। पर क्योंकि मैं स्टेट चला रहा हाँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं विधान पालिका का जिहड़ा कामकार है ਉਹਦੇ ਲਈ मैं लोगों ਲਈ जवाब दें। लोगों ने 5 साल ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ फर्ज बनता है कि वो साइन करते रहन ते कानून बनते रहन। पंजाब के राज्यपाल ऐसे कई मुद्दे उठाते रहे हैं जिससे राज्य दो चार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना के बाद देखना होगा कि क्या वो अपने रवैये में तब्दीली लाते हैं या नहीं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 17 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और उसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 17 अक्टूबर को ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जबकि इसके नतीजे 3 दिसंबर को सबके सामने होंगे। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सवाल यह है कि क्या इससे राजस्थान की सियासत में कोई बदलाव होगा? आइए देखते हैं रिपोर्ट। राजस्थान के दाता रामगढ़ विधानसभा के गांव में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की उम्मीदवार रीटा सिंह का चुनाव प्रचार। राजस्थान के एक प्रमुख सियासी परिवार नारायण सिंह की बहू रीटा सिंह का त्रिकोणीय राजनीतिक मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। हरियाणा में भले बीजेपी जेजेपी की सहयोगी पार्टी हो, लेकिन राजस्थान में रीटा सिंह को बीजेपी के उम्मीदवार गजानंद कुमावत से कड़ी राजनीतिक टक्कर मिल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि हरियाणा के गठबंधन का लिहाज करते हुए दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे के लिए सदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी वहाँ पर हरियाणा में सहयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक सहयोग से वहाँ पे सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन राजस्थान में जननायक जनता पार्टी ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेगी और लगभग मेरे ख्याल से अब तक आज तक 25 या 26 सीटों पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार आज
डटे हुए हैं। देखो, हरियाणा की जेजेपी है तो हरियाणा में वो गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, नहीं कि लोकल है हमारे यहाँ पर स्तर पर गठबंधन है। यहाँ जेजेपी अपना कैंडिडेट उतार रही है, हमारा कैंडिडेट अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। यहाँ गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हरियाणा में पहले ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ओपी धनखड़ और वीरेंद्र सिंह जैसे नेता ही उठा रहे हैं। इसी के चलते राजस्थान में भी गठबंधन को लेकर जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो विरोध कर रहे थे। लेकिन राजस्थान में जेजेपी 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी की निगाह हरियाणा से सटे ग्रामीण जाट मतदाताओं पर टिकी है। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में जिस तरह महज 10 सीटें जीतकर जेजेपी के पास सत्ता की चाबी चली गई थी, उसी तरह उसे उम्मीद है कि राजस्थान में भी अगर त्रिशंकु सरकार के आसार बने तो यहाँ भी उसे सियासी फायदा पहुंच सकता है। यही वजह है कि हरियाणा से सटे सीकर, शेखावटी, अलवर जैसे इलाकों में दुष्यंत चौटाला परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। सीकर से जगदेव सिंह पंवार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। को प्रेजेंटेड बाय बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। को पावर्ड बाय JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर। प्रायोजक हैं आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम। अब करो ड्राई स्किन को पल में छू मंतर। खबर कर्नाटक से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विजेंद्र अभी शिकारीपुरा सीट से विधायक हैं और कर्नाटक बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्रिप्टो के नाम पर किस तरह से ठगी चल रही थी वो खबर आपको बताते हैं। हिमाचल के 2,500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 5,000 सरकारी कर्मचारियों समेत 1 लाख लोग ठगे गए हैं। 4 पुलिस कर्मचारियों समेत अब तक 18 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 12 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। SIT की टीम बनाई गई है जिसकी जांच अभी जारी है, लेकिन टेरर फंडिंग की आशंका को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी अब मदद उनसे भी मांगी गई है। 2,500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 500 करोड़ रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा कहना है हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। ठगी से 200 करोड़ कमाकर मंडी का सुभाष दुबई भाग गया, उसको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में 80 मोबाइल जब्त किए गए। क्रिप्टो में 5,000 सरकारी कर्मचारियों ने भी पैसा लगाया। कुछ लोगों ने तो नौकरियां तक छोड़ दी। जिन लोगों को 4 लेन में जमीन का मुआवजा मिला, उसका पैसा भी इस ठगी में लगाया गया। मामले में पुलिस जल्द चालान काटेगी। शुरू में वो वीकली इनकम आती भी रही थी और उसके बाद जो वो जैसे हमारे से पूछ लेते थे कि आपका कोई और रिलेटिव और कोई भाई बहन या कोई जानने वाला है, तो उसका वो हमारे से पूछ लेते थे और वैसे उन घरों में चले जाते थे और वहाँ से भी हमारा रेफरेंस देके जो है वो इस प्रकार से जो वो वहाँ से पैसे लेते रहते थे। लेकिन कुछ समय तक जो है वो ये पैसे देते रहे और बाद में इन्होंने क्या किया कि पैसा देना भी बंद कर दिया। पुलिस ने अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। पैसे दुगने करने की लालच में 1 लाख लोग ठगे गए। इनमें 5,000 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। घोटाले में पुलिस कर्मचारियों की भी मिली भगत रही। SIT ने 2 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। मार्च में 8 लोगों की शिकायत पर SIT बनी। अब तक 300 लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं। हमने उसमें SIT गठन के निर्देश दिए थे। 500 करोड़ रुपए के आसपास लोगों का ऐसा पैसा है जो अब रिकवर नहीं हो सकता, जो रिकवरी से बाहर है। जिन्होंने लगाया था वो उनको मिल नहीं सकता और इन लोगों ने लगभग 1 लाख लोगों को, हिमाचल के 1 लाख लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है और 2.5 लाख के आसपास IDs जो है इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरा डिजिटल स्कैम है। हिमाचल प्रदेश के DGP संजय कुंडू के मुताबिक मामले में 100 लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं।
जब्त की गई 12 करोड़ की संपत्ति में दुबई भागे मुख्य सरगना सुभाष शर्मा की 3 करोड़ की संपत्ति भी शामिल है। पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। वैसे हमीरपुर के एकमात्र आरोपी को जमानत भी मिल गई। हिमाचल पुलिस टेरर फंडिंग की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांग रही है। इसमें 18 लोग हमने आज तक गिरफ्तार किए हैं और जो लास्ट गिरफ्तारी हुई वो 8 लोगों की थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे। मैं समय समय पर ये कहता जा रहा हूँ कि जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा, उसको हम गिरफ्तार करेंगे। मंडी और हमीरपुर के लोग सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर के लोग भी ठगे गए। पुलिस ने 2.5 लाख फेक आईडी का पता लगाया है। फर्जी वेबसाइट भी पुलिस ने डिकोड कर ली है। विधानसभा के मानसून सत्र के देहरा के विधायक होशियार सिंह ने मामला सदन में उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की तो ये घोटाला सामने आया। देहरा विधायक क्षेत्र के सैकड़ों लोग इसके शिकार हुए हैं। इसके बाद सरकार हरकत में आई। एनडीटीवी के लिए शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर एक कूड़े के ढेर में मिले 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स की गुत्थी अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। जांच में ये डॉलर्स नकली पाए गए। जिस शख्स ने ये रकम पुलिस तक पहुंचाने में मदद की, उसका आरोप है कि एक गैंग ने बंदूक की नोक पर उसे अगवा किया, क्योंकि इस गैंग को शक था कि इन लोगों के पास और डॉलर्स है। डर की वजह से अब तक पीड़ित ने मामला दर्ज नहीं करवाया। पुलिस ने ये तो साफ कर दिया कि कूड़े के ढेर में मिले ये अमेरिकी डॉलर्स नकली हैं, लेकिन ये रकम बेंगलुरु कैसे पहुंची और किस गैंग ने पहुंचाई, ये पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने मदद करने वाले शख्स के अपहरण मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। हमने मामला दर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने शिकायत नहीं की है। पुलिस इस मामले में मदद करने वाले पर अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी दर्ज कर सकती है, जो कि पुलिस ने अब तक नहीं किया। ये लोग पूरे डरे हैं। ये लोग है ना कंप्लेंट दे नहीं पा रहे हैं अपने जान के से। फैमिली वाले सब टॉर्चर करेंगे, नहीं करना नहीं, मार देंगे ऐसा बोल के। अभी पुलिस की जिम्मेदारी है कि कमिश्नर को चैलेंज है वो कि इमीडिएट है ना वो पकड़े वो क्रिमिनल्स को। पीड़ित बप्पा के मुताबिक रात में कुछ लोग उसके घर आए, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, फिर हार्ड डिस्क साथ लेकर चले गए, साथ में बप्पा को भी। वो पुलिस में शिकायत नहीं करना चाहता क्योंकि वो डरा हुआ है। डरा हुआ तो सलमान भी है, जिसे 25 करोड़ रुपए मूल्य के अमेरिकी डॉलर्स मिले थे। उस दिन का वो तो काम पे गया था, तो वो बेला 1 बजे तो वो देखा वो पड़ा रहा था, तो मैं वो फाड़ के देखा तो पैसा मिला था, तो मेरा चक्कर आ गया। ज़्यादा पैसा मेरा तो नहीं देखा। यूएस डॉलर्स का बंडल इस शहर में कहां से आया? किसने इन्हें छापा? कौन सा गैंग सक्रिय है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? किसने कथित अपहरण को अंजाम दिया? बेंगलुरु पुलिस के पास इन सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं है। ऐसे में ये केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आपको लिए चलते हैं अयोध्या नगरी, जो पूरी तरह से सज चुकी है। आज छोटी दिवाली का अवसर है और यहाँ पर दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से हैं। और यहाँ सरयू घाट पर आप देख रहे हैं किस तरह से आरती आजकल हो रही है। काफ़ी रौनक है, भीड़ भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड 21 लाख दिए जलाने की यहाँ पर तैयारी की गई है। हर साल दिया जलाने का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बन रहा है। खुद मुख्यमंत्री सहित कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेजर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए भी लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर जुटती है। बेहद खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसकी एक झलकी आप देख रहे हैं।